स्वागत है आप सबका आज इस नए हिंदी के क्लास में। आज हम सब अपने पाठ्य पुस्तक की एक कविता समय के ढेर पर, जो कवि गिरिजा कुमार माथुर जी द्वारा लिखी हुई, आज हम सब इस कविता के बारे में जानेंगे और पढ़ेंगे। तो प्रत्येक बार की तरह जिस प्रकार हम सब कविता में प्रवेश करने से पहले कविता के बारे में सब कुछ जान लेते हैं, आइए उसी तरह इस कविता में भी प्रवेश करने से पहले वो सब कुछ जान लेते हैं जो कुछ आपको जानना बेहद जरूरी है। सबसे पहली बात, गिरिजा कुमार माथुर प्रयोगवादी और नई कविता, प्रयोगवाद और नई कविता के महत्वपूर्ण कवियों में से एक हैं। इन्होंने शुद्ध खड़ी बोली में कविता को लिखा है और भाषा परिष्कार, आप एकदम सीधे पढ़ते जाएं, खड़ी बोली में लिखा हुआ है, कविता लिखी हुई है। अब आइए क्या कुछ है इस कविता में। तो सबसे पहले आप जानिए कि यह कविता द्वितीय विश्व युद्ध के विभीषिका के बाद, द्वितीय विश्व युद्ध का जो तांडव हुआ था, जो पूरे विश्व में एक अशांति फैली थी, युद्ध हुआ था, बहुत सारे लोग मरे थे, उस विभीषिका के बाद यह कविता लिखी गई है। और इस कविता को लिखने का उद्देश्य भी उनका यही था कि जो है युद्ध से उपजी हताशा, निराशा, और उस भय को कवि ने अपने कविता में दिखाया है और दिखाया है कि किस प्रकार लोग भयभीत हैं। आइए चलते हैं कविता के और अगले हिस्से में। तो आप जानिए कि यह एक क्षणवादी कविता है। अब क्षणवादी कविता का क्या अर्थ होता है? कवि भूत और भविष्य को छोड़कर वर्तमान की बात सोचता है, वर्तमान में जीना चाहता है, यही क्षणवादी है। और आज हम सब इस कविता को जानेंगे। आप सबको जब मैं हिंदी साहित्य पढ़ाने लगूंगा, हिंदी साहित्य का क्लास दूंगा, उसमें मैं एक अलग से वीडियो बना रहा हूं तार सप्तक के बारे में। तब आपको मैं बताऊंगा कि तार सप्तक के सप्त कवियों में कवि गिरिजा कुमार माथुर का भी एक नाम है और ये बहुत महत्वपूर्ण नामों में से एक है। प्रस्तुत कविता समय के ढेर पर उन्होंने जो कुछ भी लिखा, उन्होंने यह बताया है कि किस प्रकार अपने जीवन के बहुत महत्वपूर्ण समय को वो गंवा चुके हैं और उसमें सिर्फ उनको असमर्थता ही हासिल हुई है, असफलता ही हासिल हुई है, कुछ भी उनको हासिल नहीं हुआ। इसीलिए उन्होंने समय के ढेर पर कविता को आपके सामने रखा है। एक बात आप ध्यान रखें कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की लिखी हुई यह कविता है। कविता कवि गिरिजा कुमार माथुर के काव्य संग्रह साक्षी रहे वर्तमान से लिया गया है, तो आप इसका भी ध्यान रखें। ये बहुत नंबर दिलाने वाले पॉइंट्स हैं जिन पर आप अधिक नंबर प्राप्त कर सकते हैं। आइए कविता शुरू करते हैं। कविता शुरू में ही कवि लिखते हैं, व्यर्थ गया है जीवन इतने सारे वर्षों में। मैं फिर से कहना चाहता हूं, आप टेक्स्ट बुक अपना सामने रख लीजिए, तभी आप मेरी बातों को कनेक्ट करके और अपने लाइनों को समझ पाएंगे। व्यर्थ गया है जीवन इतने सारे वर्षों में, कवि कहता है
कि मेरा जीवन व्यर्थ चला गया इतने सारे वर्ष, यानी जो भी उन्होंने अपनी जिंदगी के वर्ष बिताए हैं, उस जिंदगी में जो कुछ भी जीवन था वह व्यर्थ चला गया। क्यों? सिर्फ असमर्थता का ढेर ढेर कूड़ा ही इकट्ठा हुआ। सिर्फ असफलता हासिल हुई, वो अपने जीवन में सफलता नहीं प्राप्त कर पाए, और इस बीच उन्होंने इस युद्ध को देखा। तो ढेर ढेर कूड़ा ही इकट्ठा हुआ, अधूरा रुका है वक्त, और यह देह सिर्फ आधी सांस लेती है। आधा जीवन उन्होंने बिता लिया और पूर्ण जीवन का आधा भाग बचा है। तो अधूरा रुका है वक्त और यह देह सिर्फ आधी सांस लेती है। उन्होंने उम्र के जो दौर बिता चुके, उसके बाद उनकी जो गतिहीनता है, गतिशीलता है, उनका जो पौरुष है वह घट गया है, और पौरुष घटने के कारण वो कार्य अच्छी तरह से नहीं कर पा रहे हैं। और उन्होंने कहा कि उनको इस क्षण में बहुत दिक्कतें हो रही हैं, और बताया कि और यह देह सिर्फ आधी सांस लेती है, बेचैनी की सांस लेती, बेचैन है वो। क्यों? क्योंकि सिर्फ और सिर्फ असमर्थता, असफलता ही उनको हासिल हुई है। कुछ भी ऐसा नहीं हासिल हुआ जो जीवन को सहारा देने योग्य हो। और हर सेकंड को टोक कर जोर से डंक मारती है बड़ी बड़ी सुइयों वाली घड़ियां। कहते हैं कि सुई, घड़ी की सुई जब चलती है, घड़ी जब चलती है, तो उसके प्रत्येक क्षण, प्रत्येक पल उनको बेचैन करते हैं। उनको ये एहसास दिलाते हैं कि वो फिर से एक सेकंड उनका असमर्थता में बीत गया, एक सेकंड फिर असफलता में बीत गया। क्या बताएं? हर सेकंड को टोक कर, हर सेकंड में उनको ये महसूस होता है, एहसास आता है, जोर से डंक मारते। प्रत्येक सेकंड उनको कैसा लग रहा है? जैसे कोई डंक मार रहा है। उनको आभास करा रहा है कि अरे फिर से एक क्षण बीत गया और फिर आप असफल रहे, असमर्थ रहे। डंक मारती हैं बड़ी बड़ी सुइयों वाली घड़ियां। निहाई पर चलते हुए रक्त बूंदों के रिबन, उनके मन और मस्तिष्क से खून की बूंदें गिर रही हैं, क्योंकि उन्होंने कुछ हासिल नहीं किया, कुछ पाया नहीं। असमर्थता का ढेर उनके अंदर समाहित है, और वो उसको, उस बेचैनी में और उस परेशानी में, उस दिक्कत में उनके मन और मस्तिष्क से खून की बूंदें गिर रही हैं। और निहाई एक बड़े लोहे के पत्थर को, लोहे माने कठोर पत्थर को, लोहे के आकार का, माने लोहे का पत्थर निहाई पर। तो बताएं कि ये जो बूंदे हैं वो एक एक निहाई की तरह हैं, एक एक पत्थर की कठोर चट्टान की तरह हैं, और उस पर पलों का हथौड़ा, यानी उस पर समय का हथौड़ा औजार बनकर उनको तोड़ने का प्रयास कर रहा है। बार बार उनको गिरा रहा है, उनको जीवन से डिगा रहा है, हटा रहा है, बेचैन कर रहा है, असफलता का आभास करा रहा है, और बता रहा है कि जीवन से पीछे हटे, जीवन खत्म करे। और हर बूंद पर पड़ता है वो पलों का हथौड़ा। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद
जब उन्होंने इस महान विध्वंस को देखा कि चारों तरफ लोग मर रहे हैं, सब कुछ बर्बाद हो रहा है, तब उन्होंने इस कविता को लिखा है। कविता का दूसरा अंश, आगे की लाइनों का डिस्क्रिप्शन, वर्णन मैं दूसरे वीडियो में कर रहा हूँ। वीडियो लंबा हो जाए ना हो, इसलिए मैं यहीं पर वीडियो को रोक रहा हूँ। आप लोग दूसरे वीडियो को अवश्य देखें। धन्यवाद।